नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी नाटक का वाचन कर रहे हैं। मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन का वाचन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कालिदास जो है उनको ऋतु संहार के लिए उज्जैनी के जो आचार्य आए थे वो राजकवि घोषित करना चाह रहे थे। और यहीं पे इसी बात को लेकर मल्लिका और मल्लिका जो प्रेयसी है कालिदास की, अंबिका उसे समझाती है और यहीं पे दोनों का वार्तालाप चल रहा होता है। अंबिका कहती है, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण मौन रहकर अंबिका जो है उसे शादी की बात, विवाह की बात करना चाहती है। तो मल्लिका उसको बोलती है कि उसकी जो परिस्थितियां थी उसमें वो जितने साधनहीन और अभावग्रस्त थे उसमें विवाह की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो उसी का उत्तर देते हुए अंबिका कहती है, और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मल्लिका कुछ क्षण मौन रहकर धरती को नखों से खोदती रहती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। और ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। मल्लिका, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। अंबिका, मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम करता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल जब तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था भी ना होगी, तब जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी। फिर कह दो कि यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। मल्लिका पुनः सिर झुकाए कुछ क्षण धरती को नखों से खोदती रहती है, फिर मल्लिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ, आज तक का जीवन जिस किसी तरह बीता ही है, आगे भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ का उद्घोष नहीं करना चाहती। ड्योढ़ी के बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं। मातुल, अंबिका, अंबिका घर में हो कि नहीं? अंबिका और मल्लिका ड्योढ़ी की ओर देखने लगती हैं। मातुल अस्त व्यस्त सा आता है। मातुल, हो, घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। मल्लिका, क्या हुआ है आर्य मातुल? मातुल, मैंने इसे पाला पोसा, बड़ा किया, क्या इस दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? मल्लिका सिमटकर बैठ जाती है और आश्चर्य के साथ मातुल को देखती है। मल्लिका, परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। मातुल, यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए हैं। मल्लिका, परंतु आप तो यह कह रहे हैं। मातुल, मैं ठीक कह रहा हूँ। आचार्य कल ही इसे अपने साथ उज्जैनी ले जाना चाहते हैं। मल्लिका, किंतु? मातुल, 2 रथ और 2 रथवाह और 4 अश्वारोही उनके साथ है। ये आपको याद रखना है कि जो आचार्य आए थे उनके साथ 2 रथें थी, 2 रथवाह थे और 4 अश्वारोही थे, घोड़े वाहक थे, उनके साथ आए हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह की एक दौहित्र की पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है। अंबिका, तुम अपने भागिने की बात कर रहे थे? मातुल, उसकी बात कर रहा हूँ अंबिका, उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से यह राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और ये वंशावतंस कहते हैं कि मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। उत्तेजना में एक कोने से ये याद रखिएगा कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ये कथन कालिदास का है, लेकिन अभी यहाँ पे ये मातुल कह रहे हैं। उत्तेजना में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगता है। मल्लिका कुछ क्षण आत्मविस्मृत से खड़ी रहती है। मल्लिका, वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? मातुल, मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है? सम्मान मिलता है, ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है? मल्लिका, कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझ सकती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ चुभता है। अंबिका कुछ सोचती सी अपने अशुक को उंगलियों से मसलने लगती है, आंखों को। अंबिका, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता रहता है। मातुल, अवश्य जाएगा? वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभी स्तुति करके इसे ले जाएंगे? अंबिका, सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। ये भी कथन बहुत महत्वपूर्ण है और ये अंबिका के द्वारा कही गई है।
सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिने लोक रीति में भी निष्णात है। मातुल सहसा रुक जाता है। मातुल, यह लोक नीति है? मैं तो कहूँगा कि लोक नीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है, और मन बदल गया तो बदल गया। फिर रुक जाता है। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर से आता है। निक्षेप, मातुल आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मातुल कहता है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तुम आचार्य के पास रहना? निक्षेप, परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हैं, तुरंत आपको सूचना दूं। मातुल, यह भी कहा था, किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, वह कहा नहीं आया। निक्षेप, किंतु मातुल। मातुल, किंतु मातुल क्या? मातुल मूर्ख है, बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? निक्षेप, नहीं मातुल। मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चित रूप से तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? निक्षेप, उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं व्यक्त होती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है, मातुल के मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखाओं से में बदल जाती है। मातुल, कालिदास की कविता। फिर टहलने लगता है। ना जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुककर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का ज्ञान नहीं, और तुम लोक रीति की बात कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु यह समय इस रूप में घर जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं। आप सुनते ही लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। निक्षेप कंधे हिलाता है। मातुल टहलने लगता है। अंबिका, मल्लिका, मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने का उपक्रम करती है, किंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तक जाकर लौटता है। मैंने कहा, कविवर आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं। राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है। सुनकर रुककर जलते अंगारे किसी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूँ। ये देखिए, ये कथन अभी आया, ये कालिदास का है, जो बार बार नाटक में मातुल के द्वारा कहवाया गया है। नाटक में कहीं भी सीधे से कालिदास ने ये बात नहीं कही है। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जाती हों और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या आप अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था, और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया है। और आपको ये भी याद रखना है कि नाटक में धुरीहीन चक्र किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये निक्षेप के लिए प्रयोग हुआ है। यहाँ आपको कालिदास नहीं कहना है या प्रियंगु मंजरी नहीं कहना है, वो निक्षेप के लिए प्रयुक्त होता है, धुरीहीन चक्र की तरह। निक्षेप, किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि। मातुल, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे साधुवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। अब इतना कीजिए कि ये कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हों उन्हें ढूंढ कर लाइए। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूँ, और मेरा मन कहता है उसे जहाँ देखूँ वहीं से शिखान्यास हस्त चला जाता है। शिखान्यास हस्त कहता है चोटी हाथ में पकड़कर। ठीक है, जो शिखा मतलब चोटी होता है, जो रखते हैं उसे, जो पुरुष लोग रखते हैं, वो शिखान्यास हस्त यानी हाथों से उसकी चोटियां पकड़ लो। निक्षेप, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका, परंतु कालिदास इस समय है कहाँ? निक्षेप, कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका, आपने उन्हें देखा है? निक्षेप सिर हिलाता है। निक्षेप, देखा है। मल्लिका, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा? निक्षेप, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। मल्लिका, क्यों? माफी चाहती हूँ। निक्षेप, मैं नहीं चाहता कि मातुल इस समय वहां जाए। मल्लिका, क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास?
निक्षेप, मैं चाहता हूँ कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुख से उच्चरित शब्दों को सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हठ कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए हुए अतिथि लौट नहीं जाते, वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका, कैसी विषमता है। निक्षेप, विषमता? अंबिका, विछनता ही तो है। निक्षेप, इसमें विछनता क्या है अंबिका? अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षेप को देखती है। अंबिका, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में जाकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक खेलना विछनता नहीं है। निक्षेप, कालिदास नाटक नहीं खेल रहे हैं अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है। वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अंबिका अपने स्थान से उठकर उस ओर जाती है जिधर बर्तन इत्यादि पड़े हैं। अंबिका, नहीं चाहता है। एक थाली लाकर उसमें कुंभ से चावल निकालने लगती है। निक्षेप, मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हठ नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। मल्लिका की आंखें झुक जाती है। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे यह हट छोड़ दे। अंबिका निक्षेप में की अर्थपूर्ण दृष्टि को और फिर मल्लिका को देखती है। अंबिका, हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने का से कोई प्रयोजन नहीं है। थाली लिए हुए चूल्हे से निकट चली जाती है और उन दोनों की ओर पीठ किए हुए अपने को व्यस्त रखने में का प्रयत्न करती है। निक्षेप, कालिदास अपनी भावुकता में यह भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार करके वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और आपको अंडरलाइन करना है और याद रखना है कि यह निक्षेप द्वारा कहा गया है। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती। अंबिका, तो उसमें बाधा क्या है। निक्षेप, मैंने अनुभव किया है कि उनके हठ के मूल में कहीं बहुत गहरी कटुता की रेखा है। मल्लिका, मैं जानती हूँ वह कटुता की रेखा कहाँ है। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका साक्षात्कार हो चुका है। निक्षेप, उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि न होगी, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे, केवल एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है, उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। तो चलिए, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलती हूँ। अंबिका सहसा आवेश में खड़ी हो जाती है। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका स्थिर किंतु व्यथित दृष्टि से अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ। अंबिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर को व्यक्ति नहीं है अंबिका। मल्लिका, यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आर्य निक्षेप, आप आइए। अंबिका की ओर देखे बिना चल देती है। अंबिका की आंखों में आहत क्रोध का भाव जागृत होता है जो पराजय के भाव में बदल जाता है। निक्षेप अंबिका के इस बदलते हुए भाव को लक्षित करता क्षण भर खड़ा रहता है। निक्षेप, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका के पीछे पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे खड़ी रहती है, फिर आंखें खोलकर अपने घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों में आंसू उमड़ते आते हैं जिन्हें वह आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश अपेक्षया कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रुंधा हुआ स्वर निकलता है। अंबिका, भावना, ओह। आंचल में मुंह छुपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। सहसा ड्योढ़ी के अंधेरे में उल्मुख की ज्योति चमक उठती है। उल्मुख यहाँ नीचे दिया होगा, उल्मुख मतलब अग्निकाष्ठ या मशाल। उल्मुख की ज्योति चमक उठती है। विलोम उल्मुख हाथ में लिए आता है। अंबिका को इस रूप में बैठे देखकर क्षण भर के लिए ठिठकता है, फिर उसके निकट चला जाता है। विलोम, घिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का परिज्ञान नहीं है। अंबिका आंचल से मुंह उठाती है। उल्मुख के प्रकाश में उसके मुखमंडल की रेखाएं बहुत गहरी और आंखें धसी सी दिखाई देती है।
आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाया। अंबिका, विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो। विलोम बाईं ओर दीपकों के निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दूं, प्रश्न सूचक है। उन्मुख से छूकर दोनों दीपक जला देता है। विलोम का आना एक आश्चर्य का विषय नहीं है। सामने के दीपकों के पास जाकर उन्हें जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, तुम चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना विलोम मल्लिका को सह्य नहीं है। दीपक जलाकर अंबिका की ओर घूमता है। मैं जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार में बने हुए आधार से उन्मुख को तिरछा करके लगा देता है। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के निकट आता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है कि तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम, देख रहा हूँ कि इस समय तुम बहुत आर्त हो। और तुम कब आर्त नहीं रही अंबिका, तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका, मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बात ना सुनकर झरोखे से निकट चला जाता है। विलोम, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ कि उसके जाने से पूर्व ही उसका और मल्लिका का परिणयन हो जाना चाहिए, अन्यथा इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। अंबिका क्षण भर माथे को हाथ से पकड़े रहती है। अंबिका, मैं इस समय कुछ भी नहीं सोचना चाहती। विलोम, तुम मल्लिका की माँ हो, तुम मल्लिका की माँ इस विषय में सोचना नहीं चाहती, आश्चर्य है। अंबिका, मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जा। विलोम झरोखे की ओर पीठ करके खड़ा हो जाता है। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बनाया है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी क्यों अंबिका। अंबिका कुछ न कहकर आंखों को आंचल से दबाए हुए आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूमकर उसके सामने आ जाता है। क्यों, तुमने इतने वर्ष यह सब पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है। दूर से देखने वाला ही अनुभव कर सकता है कि इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। और ये याद रखिएगा कि ये कथन विलोम के द्वारा अंबिका को कहा गया है, लेकिन जब हम नाटक को अंत करेंगे तो कुछ ऐसा ही कथन समय वाला और समय के साथ शरीर को तोड़ दिया है। मतलब आप ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कथन कालिदास द्वारा मल्लिका को कहा गया है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये विलोम के द्वारा अंबिका को कहा गया है। इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रख दिया है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव ना हो, पर और आज जबकि उसके लिए जीवन भर का अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। अंबिका, तुम यह सब सुनाकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे हो। विलोम, मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम, इस समय मैं तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। अंबिका, मैं ये सब बातें तुम्हें नहीं, उसे सुनाने के लिए आया हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं पर उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। ड्योढ़ी के से आगे कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देखते ही मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ आता है और वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के निकट आ जाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किसी नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। इस वृत्ति ने संभव छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। विलोम, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। उन्मुख के निकट जाकर उसके काष्ठ को सहलाने लगता है। उन्मुख का प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ। विलोम, दुख, बहुत, हाँ बहुत। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल बाह्य ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। कालिदास, यह मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे।
एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर उसकी ओर देखता है। सुना है वहां जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहां के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय और अन्याय विलास भूमियां। मल्लिका के मुख पर बहुत कठोरता आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान निसंदेह इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं। कालिदास, विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कोई कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। विलोम, यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरी प्रकृति में कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। उल्मुख के पास हटकर कालिदास के पार्श्व में आ जाता है। कालिदास, निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है, तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ। संभवतः फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर प्राप्त ना हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना। कालिदास, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना। अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देखता है। कालिदास, मैंने तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझा। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मल्लिका आवेश में झरोखे के पास उधर को बढ़ आती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता को क्षम्य नहीं समझती। विलोम, अनर्गलता? टहल कर अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास खिन्न भाव से दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर चल देती है। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुककर उसकी ओर देखती है। कल तक ग्राम प्रांतर में कालिदास और मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ सुना जाता रहा है। मल्लिका आवेश में एक पग और आगे आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप। विलोम, उस आधार को दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट कर दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सम्मुख आ जाते हैं। कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उसके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनाधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका, तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं, विलोम, दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश करता हूँ? अंबिका, मैं कह चुकी हूँ कि मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है। अंदर चली जाती है। विलोम, बस चल ही दे। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसी के जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया है? चल ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से पूछ ले। विदग्धतापूर्ण दृष्टि से उसे देखता है, फिर उस उल्मुख के पास जाकर उसे आधार से निकालकर हाथ में ले लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं अभी इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। विलोम उल्मुख कालिदास के मुख के निकट ले आता है। विलोम, निसंदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो उस स्थिति में क्या यह उचित नहीं कि? मल्लिका, कालिदास के और उसके बीच में
आ जाती है। उन्मुख का प्रकाश उसके मुख पर पड़ने लगता है। मल्लिका, आर्य विलोम, आप अपनी सीमा से बाहर जाकर बात कर रहे हैं। मैं बालिका नहीं हूँ, अपना शुभ अशुभ सब समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त है। उन्मुख पुनः कालिदास के निकट निकट ले जाता है और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास को देखकर फिर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों की ओर देखता है और ड्योढ़ी की ओर चल देता है। ड्योढ़ी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास, तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही हित चिंतक है। कालिदास, मुझसे अधिक कौन जान सकता है। विलोम के कंठ से तिरस्कारपूर्ण हंसी का स्वर निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए क्षमा चाहते हुए। सोतप्रास मुस्कुराकर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोखे से निकट चला जाता है। मल्लिका, फिर उदास हो गए। कालिदास झरोखे से बाहर की ओर देखता है। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास सहसा उसके निकट आ जाता है। कालिदास, तुम फिर एक बार सोचो मल्लिका। प्रश्न सम्मान और राज्याश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। मल्लिका, और वह प्रश्न मैं हूँ ना। उसे बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना। कालिदास उसकी ओर देखता है। तुम मुझे समझते हो कि इस अवसर को ठुकराकर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। उमड़ते हुए आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकाती और ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने पर मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी और बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मुस्कुराने का प्रयत्न करती हुई उसकी ओर देखती है। मैं हृदय से कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास चाहता हूँ कि तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मल्लिका, मेरी आंखें इसलिए गिली है कि तुम मेरी बात नहीं समझते। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवकाश कहाँ मिलेगा। यहाँ लोग तुम्हें समझ ही नहीं पाते। वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। अपनी कहानियों पर ठोड़ी रख लेती है। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ कि तुम जाओ। कालिदास, तुम मुझे पूरी तरह नहीं समझ रही हो मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का भी नहीं है। मल्लिका शब्दों की चुभन का अनुभव करके भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोचता सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश है और यह मेघ है, यहाँ की हरितिमा है, हिरणों के बच्चे हैं, पशुपाल है। रुककर मल्लिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका आसन पर कोहनी रखकर उससे टेक लगा लेती है। मल्लिका, यह क्यों नहीं सोचते हो कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना देगी। ये कथन मल्लिका का है और आषाढ़ के एक दिन से है। भूमि, उर्वरा, यही सब। कालिदास, नई भूमि सुखा भी तो दे सकती है। फिर टहलने लगता है। मल्लिका, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कहीं कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श पा लेगी। कालिदास, और उस जीवन की अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका उठकर उसके निकट आ जाती है और उसके के हाथ पकड़ लेती है। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम उन सब अपेक्षाओं का निर्वाह करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास, फिर भी कई आशंकाएं उठती हैं। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मल्लिका, मेरी ओर देखो। कुछ क्षण कालिदास उसकी आंखों में देखता रहता है।
अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता? विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से विच्छिन्न नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं रहूंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते हुए मेघों में घिर जाया करूंगी। बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देती है। संभवतः फिर वर्षा होगी। यों भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही हो? प्रश्न सूचक है यहाँ। मल्लिका, हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूं? मल्लिका जैसे सहसा चीख उठती है। मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जाओ। कालिदास क्षण भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर जा बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ वर्षा के शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रख देती है और उसका सिर ऊपर उठाती है। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका अंबिका की ओर देखती है और झरोखे के पास जाकर उससे सिर टिका लेती है। अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम करो। मल्लिका सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसकी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका, मुझे अपने अभी यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। पुनः हाथों में मुंह छुपाकर सिसक उठता है। अंबिका उसके निकट आकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका, रो नहीं मल्लिका। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ, सुख। अंबिका के वक्ष में मुंह छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा के शब्द तीव्र हो उठता है। प्रकाश क्षीण हो जाता है और पर्दा धीरे धीरे गिरता है। मल्लिका, और यहाँ पे हमारा अंक 1 समाप्त हो चुका है। आगे अंक 2 का वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।